हेलो एवरीवन, बहुत टाइम के बाद मैं अपने चैनल पे वापस आ चुका हूँ और आज हम जो है यहाँ पे एक नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं जो कि है हमारा एल्गोरिदम डिजाइन एंड एनालिसिस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एडा भी बोलते हैं। कहीं कहीं इसका नाम जो है वो डा भी होता है, मतलब डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम कुछ ऐसे करके भी होता है। तो ये हमारा बस नाम का आगे पीछे का अंतर होता है, मेन सब्जेक्ट के अंदर जो कंसेप्ट होते हैं वो हमारे सेम ही रहते हैं। ठीक है, तो आज ही हमारा जो है ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगा इस सब्जेक्ट के बारे में, और हम थोड़ा सा बेसिक्स इसके अंदर कवर करेंगे। ओके, तो बेसिकली ये एडा सब्जेक्ट एक्चुअली में है क्या? ठीक है, जैसे कि इसकी डेफिनेशन हम देख सकते हैं, एल्गोरिदम डिजाइन एंड एनालिसिस। इस सब्जेक्ट के अंदर बेसिकली सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे सीएस और आईटी के अंदर जितने भी कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे वो आपके ऊप्स हो गए, डीबीएमएस हो गए, सी लैंग्वेज हो गए, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका कोर सब्जेक्ट रहता है सीएस या आईटी वालों के लिए, वो होता है हमारा एडा, एल्गोरिदम डिजाइन एंड एनालिसिस। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा हमारा वेटेज कैरी करता है ये सब्जेक्ट। तो बेसिकली इस सब्जेक्ट को हम पढ़ते क्यों हैं? एक्चुअली में हमारा एक तो ये सब्जेक्ट हमारा काफी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है। फॉर सबसे पहला तो हमारा प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि हमारा जो भी कंपनीज होती हैं, चाहे वो सर्विस बेस्ड कंपनी हो या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, दोनों की अंदर जो है हमारा जो मेन फोकस देखा जाता है, जो भी उनका इंटरव्यू क्राइटेरिया रहता है, वो हमारे डेटा स्ट्रक्चर प्लस एल्गोरिदम, इन दोनों को मिला के हमारा टेस्ट जो है वो लिया जाता है। तो एक कंपनी के लिए जो स्पेशल आप मान सकते हो, उनका जो फेवरेट टॉपिक रहता है इंटरव्यूज वगैरह के अंदर, वो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम रहता है। प्लस जो हमारा गेट एग्जाम के लिए भी हमारा एडा जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो भी काफी वेटेज कैरी करता है गेट एग्जाम के लिए, तो उसके लिए भी हमारा एडा सब्जेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लस अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो उसके अंदर भी एडा के अंदर काफी सारे टॉपिक्स होते हैं, वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो गया या ग्रीडी एल्गोरिदम्स हो गई, इनके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन जो है हमको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अंदर जो उनके कॉन्टेस्ट चलते रहते हैं वहां पे भी देखने को मिलता है। और अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की तैयारी कर रहे हो, चाहे गूगल की तैयारी कर रहे हो, फेसबुक की तैयारी कर रहे हो या फिर अमेजोन की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पे जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है उनका सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए जो इंटरव्यू क्राइटेरिया रहता है वो आपके डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम ही रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपका ये वाला जो सब्जेक्ट है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। तो एक्चुअली में ये हमारा अकेला सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके साथ हमको डेटा स्ट्रक्चर्स भी पढ़ने होते हैं। जो अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर हो तो आपने थर्ड सेमेस्टर के अंदर डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट पढ़ा होगा, वहां पे वो सब्जेक्ट प्लस ये सब्जेक्ट मिला के आपका एक कंप्लीट जो है यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इस सब्जेक्ट के अंदर अब हम पढ़ने क्या वाले हैं, इस सब्जेक्ट के अंदर अभी तक जितना भी हम कोडिंग करते हुए आए हैं, मैं अब यहाँ पे जनरली एक इंजीनियरिंग वाले बच्चे का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ जिसने अभी फर्स्ट ईयर कंप्लीट करा अपना, या फिर ये सब्जेक्ट वो थर्ड या सेकंड ईयर में पढ़ रहा होगा, तो उसने अभी तक बेसिक कोडिंग जो करी है उसके अंदर बेसिक कोडिंग करी है। लेकिन अब इस सब्जेक्ट के पढ़ने के बाद वो उस कोड को एनालाइज करना सीख जाएगा, मतलब कि अब वो उस कोड को ऑप्टिमाइज करना स्टार्ट करेगा। अभी एनालाइज किस तरीके से करते हैं, ऑप्टिमाइज किस तरीके से करते हैं, ये सारे ही सारे हम अपने आगे वाले लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। इस सब्जेक्ट के अंदर हम बेसिकली करते क्या है, हम एल्गोरिदम्स को डिजाइन करते हैं और फिर उसको एनालाइज करते हैं और फिर हम उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। एनालाइज करने का मतलब कि जो हमने एल्गोरिदम लिखी है उसको समझते हैं और ये चेक करते हैं कि किस तरीके से वो एल्गोरिदम अलग अलग कंडीशन के अंदर परफॉर्म किस तरीके से कर रही है, और अगर थोड़ा खराब परफॉर्म कर रही है तो हम ऐसा क्या चीज कर सकते हैं कि वो वापस से ढंग से परफॉर्म करने लगे और हमको अच्छा से आउटपुट दे। इस चीज को हम ऑप्टिमाइज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे वर्ड का मतलब ही हमको क्लियर होना चाहिए, जो कि होता है हमारा एल्गोरिदम। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है, इट इज द स्टेप बाय स्टेप मेथड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। या फिर अगर मैं दूसरे वर्ड में आपको एक्सप्लेन करूं तो एल्गोरिदम हमारा कुछ नहीं होता, बस एक रेसिपी होती है। आप घर में किचन के अंदर जो है सब्जियां बनाते हो या फिर आप कुकर पे चने भी चढ़ाते हो, तो वहां पे चने बनाने के लिए भी आपको रेसिपी चाहिए होती है। तो रेसिपी क्या होती है हमारी, एक एल्गोरिदम ही होती है। ठीक है, तो अगर मान लो मेरे को जो है चाय बनानी नहीं आती, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अपने दोस्त को फोन करूंगा। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ एल्गोरिदम क्या होती है। ठीक है, मान लो मेरे को चाय बनानी है और मेरे को चाय बनानी नहीं आती, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपने दोस्त को मैंने फोन करा, मेरे दोस्त ने क्या करा, मेरे को व्हाट्सएप पे कुछ ऐसी सी इंस्ट्रक्शंस लिख के भेज दी। अब जब मैंने उस इंस्ट्रक्शंस को रीड करा था वो कुछ इस तरीके से थी। नंबर 1 उसने मार्क कर रखा था, उसने बोला टेक सम मिल्क, मिल्क लो। फिर उसने ऐड सम वाटर लिखा, ऐड शुगर एंड टी लीव्स, वेट फॉर 5 मिनट, योर टी इज रेडी। तो उसने कुछ मेरे को यहाँ पे स्टेप्स लिख दिए। अब यहाँ पे ये देखो, ये हमारी कुछ नहीं है, ये सिंपल हमारी एक एल्गोरिदम ही है, या फिर अगर हम बोले ये हमारी एक रेसिपी है।
तो यहाँ पे एल्गोरिदम एक्चुअली में अगर मैं टेक्निकल डेफिनेशन यहाँ पे बात करूँ तो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप मेथड में किस तरीके से सॉल्व करा जाता है, वो स्टेप बाय स्टेप मेथड ही हमारे एल्गोरिदम कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो प्रॉब्लम था वो क्या था, हमारी प्रॉब्लम थी कि हमको चाय बनानी है, हमको टी बनानी है, वो हमारी प्रॉब्लम थी। अब उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे, वो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हम दूध लेंगे, फिर हम वाटर डालेंगे उसके अंदर, फिर हम शुगर को ऐड करेंगे, फिर हम टी लीव्स को ऐड करेंगे, फिर 5 मिनट तक उसको पकने देंगे, तब जाके हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, हमारा जो टी है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये देखो, ये तो था हमारा नॉर्मल लाइफ से एग्जाम्पल, लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग का एग्जांपल लूं और अगर मैं को 2 नंबर को ऐड करने की एक एल्गोरिथम को लिखना हो तो मैं किस तरीके से लिखूंगा। एक नॉर्मल हम यहाँ पे नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही लिखते हैं, जैसे कि हम 3 वेरिएबल लेंगे ए बी सम, फिर यूजर से इनपुट लेंगे, ए प्लस बी को हम सम के अंदर इनपुट डलवा देंगे और फिर जो सम है उसका आंसर जो है वो हम डिस्प्ले कर देंगे। तो ये बेसिकली क्या है, ये एडिंग ऑफ 2 नंबर की एक रेसिपी है, या तो हम रेसिपी बोल लें या फिर हम एल्गोरिथम बोल लें। तो ये दोनों वर्ड्स हमारे जो है यहाँ पे एक ही कहलाते हैं। ठीक है, आई होप आपको अब एल्गोरिथम का मतलब जो है यहाँ पे समझ आ गया होगा, क्योंकि हम इस सब्जेक्ट के अंदर एल्गोरिथम्स के ऊपर ही सारा वर्क करने वाले हैं, उसी को ऑप्टिमाइज करने वाले हैं, उसी को डिजाइन करने वाले हैं। तो जब तक हमको एल्गोरिथम वर्ड का मतलब क्लियर नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब यहाँ पे हमको ये तो समझ आ गया कि एल्गोरिदम क्या होती है, लेकिन जैसे कि हमको पता है कि हमारा सब्जेक्ट का नाम क्या है, एल्गोरिदम डिजाइन एंड एनालिसिस। अभी तक हमने क्या करा, हमने एल्गोरिदम को समझ लिया प्लस हमने एल्गोरिदम को डिजाइन भी कर लिया कि किस तरीके से हम उसको डिजाइन करेंगे। लेकिन अब ये सवाल आता है कि हम इसको एनालाइज क्यों करेंगे। ठीक है, डिजाइन कर लिया, हमारा कोड जो है अगर मैं इसको सी प्लस प्लस जावा पाइथन किसी भी लैंग्वेज के अंदर इस एल्गोरिदम को इंप्लीमेंट करूं तो मेरा आंसर तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे सवाल आता है कि अब मेरे को इसको एनालाइज करने की क्यों जरूरत है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं, जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास हार्डवेयर जो है काफी वाइड रेंज के अवेलेबल है, जिसके अंदर हमारे पास एक कंप्यूटर के अंदर i3 प्रोसेसर है तो दूसरे के अंदर i5 है, i7 है, i9 है, और साथ ही साथ मतलब वाइड वैरायटी ऑफ हमारे पास हार्डवेयर अवेलेबल है, जिसके अंदर किसी के अंदर रैम ज्यादा है तो किसी के अंदर हार्ड डिस्क ज्यादा है तो किसी के अंदर कैश मेमोरी ज्यादा है तो किसी के अंदर जीपीयू लगा हुआ है हमारा, किसी के अंदर इंटरनल ही जीपीयू हमारा सीपीयू के अंदर एडेड है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो हार्डवेयर है वो वेरी कर जाता है। ठीक है, और हमको ये पता है कि किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का जो हमारा परफॉर्मेंस होता है वो हमेशा हमारा डिपेंड करता है हार्डवेयर की क्वालिटी के ऊपर। कि अगर मैं एग्जांपल लूं पबजी का या सैन एंड्रियास का, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो पबजी आपको पता ही है, अगर मैं 1 GB वाले फोन के अंदर पबजी को चलाऊंगा तो कितना खराब गेम वो मेरी चलने वाली है, और अगर वही मैं एक 8 GB वाले फोन के अंदर पबजी को चलाने वाला हूँ जिसके अंदर मेरा बहुत तगड़ा प्रोसेसर भी है, फोन का बिल्कुल रैम तो 8 GB है ही, और बिल्कुल सब कुछ मेरा जो भी है वो पूरा गेमिंग फोन ही आप मान सकते हो, उसके अंदर अगर मैं पबजी को चलाऊंगा तो आपको जो एक्सपीरियंस मिलने वाला है वो लाख करोड़ गुना बेटर मिलने वाला है। तो यहाँ पे ये चीज तो समझ आ गई कि हमारा जो पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर है, क्योंकि यहाँ पे पबजी भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है हमारा। ठीक है, तो एक सॉफ्टवेयर हो गया या एक प्रोग्राम हो गया, उसके जो चलने का हमारा जो आप बोल सकते हो परफॉर्मेंस जो है वो हमारा हार्डवेयर किस तरीके का हम यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर मैं बोलूं कि अगर हम अब देखो, अब पबजी जो है हमारी जो पबजी जो गेम है उसके अंदर जो भी कोड लिखा गया है वो कोड के अंदर जो एल्गोरिदम इंप्लीमेंट है वो 1 GB वाले रैम के अंदर भी वही एल्गोरिदम चल रही है और 8 GB वाले रैम के अंदर भी वही एल्गोरिदम वर्क कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये चीज देखनी है कि वो जो एल्गोरिदम है 1 GB वाले फोन के अंदर भी हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड ना रहे। जैसे कि मैंने आपको बोला कि 1 GB वाले फोन के अंदर वो बहुत खराब चलेगी, लेकिन 8 GB वाले फोन में वो बहुत स्मूथ चलेगी। तो यही चीज हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है कि हमारे पास इतने वाइड वैरायटी ऑफ हार्डवेयर है, तो हमको जो अपने सॉफ्टवेयर्स बनाने होते हैं उसके अंदर जो हम एल्गोरिदम को, जो हम कोड लिखेंगे, उस कोड को लिखने से पहले उस कोड को सॉल्व करने के लिए जो हम एल्गोरिदम बनाएंगे वो इतनी एफिशिएंट होनी चाहिए कि वो कोई भी पर्टिकुलर हार्डवेयर के अंदर रन हो पाए, और अगर बहुत खराब से खराब हार्डवेयर भी है तो उसके अंदर भी एक बेसिक काम जो है वो उसका वो एफिशिएंटली कर पाए, जो कि हार्डवेयर पे डिपेंड ना करे। ठीक है, तो यही जो हम अपना जो कोड बनाने वाले हैं वो हमारा एटलीस्ट में मतलब हार्डवेयर पे डिपेंड ना करे, वो उसी चीज को हम एनालाइज करते हैं। इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग एल्गोरिदम जो हमारी हैं उन सबको हम आगे पढ़ने वाले हैं, इस यहाँ पे इसके लिए हमको बस इतना ही समझना है। एक बारी मैं आपको ये वाला जो एनालाइज करने वाली जो चीज है वो बता देता हूँ इससे। ठीक है, एक एग्जांपल लेके, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो एक कोड लिखा है यहाँ पे। अब ये कोड हमारा किस चीज का है, 2 नंबर को ऐड करने का।
ठीक है। अब मान लो मैं इस वाले प्रोग्राम को एक ऐसे कंप्यूटर में रन करता हूँ जिसके अंदर मान लो i3 प्रोसेसर है और मतलब बहुत ही कम उसकी हार्डवेयर की क्वालिटी बहुत कम है। मान लो उसके अंदर रन होने के लिए इसको 2 सेकंड लगे। लेकिन वहीं अगर मैं इस प्रोग्राम को एक सुपर कंप्यूटर में रन करूं जिसकी प्रोसेसर स्पीड बहुत ज्यादा है, रैम भी बहुत ज्यादा है, सब कुछ बहुत ज्यादा है, और वहां पे रन करूं तो वहां पे ये कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर रन हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज तो हमने देख ली कि तो हमारा एक्चुअल टाइम है। देखो मान इसने i3 वाले प्रोसेसर के अंदर सबसे खराब वाले जो हमारा हार्डवेयर था उसके अंदर रन होने में मान लो 2 से 3 सेकंड लगाए। लेकिन अगर वही मैंने हार्डवेयर को इंप्रूव कर दिया और वहां पे इस प्रोग्राम को रन करा तो वहां पे इसका जो रनिंग टाइम आया वो बहुत कम आया, मिली सेकेंड से भी बहुत कम हमारे में ये प्रोग्राम जो है वो रन हो गया। इसका मतलब है कि इस प्रोग्राम को रन होने पर जो हमारा टाइम निकल के आ रहा है वो डिपेंड कर रहा है हार्डवेयर के ऊपर कि हार्डवेयर की क्वालिटी क्या है। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको पता लगाना चाहूँ कि ये प्रोग्राम मेरा सही है या नहीं है, एज का अगर मैं मतलब इसको रिलेट करूं इसके रनिंग टाइम से, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसकी रनिंग टाइम जो है मेरी हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर हार्डवेयर अच्छा होगा तो मेरा टाइम कम लगेगा, अगर हार्डवेयर मेरा खराब होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है। इसलिए हार्डवेयर जो हमारा एक्चुअल रनिंग टाइम होता है वो हमारा रिलायबल नहीं होता किसी भी प्रोग्राम को चेक करने के लिए कि वो जो कोड लिखा है हमने वो सही है या गलत है। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो प्रॉपर डेफिनेशन हमारी एनालाइज करने की आती है वो यहाँ पे है, द एक्चुअल रनिंग टाइम ऑफ अ प्रोग्राम ऑलवेज डिपेंड ऑन द हार्डवेयर। कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम का जो एक्चुअल रनिंग टाइम होता है वो हमेशा हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए हमको एक जनरल मेथड की जरूरत होती है अपनी एल्गोरिथम्स को एनालाइज करने के लिए इवन बिफोर राइटिंग द कोड। ये तो हमने डायरेक्ट कोड लिख दिया, लेकिन कोड लिखने से पहले भी हमने इसकी एल्गोरिथम लिखी थी। अगर आप यहाँ पे देखो तो इस एल्गोरिथम को हमको एक जनरलाइज वे में एनालाइज करना था। बिना कोड लिखने से पहले ही हमारे पास एक ऐसा मेथड होना चाहिए कि हम जो भी कोड लिखने वाले हैं और जो हम उसकी एल्गोरिथम हमने लिखी है उसको एनालाइज हम पहले से ही कर ले कि अगर हम इस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करते हैं कोड के अंदर तो एक जनरल टाइम, एक अप्रोक्सीमेट टाइम या फिर स्पेस इतनी ही लगने वाली है। उसी चीज को हम जो है यहाँ पे एनालिसिस बोलते हैं कि हमने उसको कोड को इंप्लीमेंट करने से पहले ये चीज पता लगा ली कि अगर हम इस एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके तो हमारा टाइम जो है वो लगभग इतना लगेगा और ये वाली एल्गोरिथम जो है इतना लगभग स्पेस लेगी। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ एनालिसिस 2 तरीके के होते हैं, एक प्रायर एनालिसिस होता है और एक पोस्टीरियर एनालिसिस होता है। बेसिकली प्रायर एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। मतलब कि जब हम कोड नहीं लिखते उससे पहले जब हम एनालाइज करते हैं और एक अनुमान लगाते हैं, अप्रोक्सीमेट टाइम लगाते हैं कि अप्रोक्सीमेट लगभग हमारा इतना टाइम लगेगा जब हमारा ये वाला एल्गोरिथम इंप्लीमेंट होगी। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये एक एल्गोरिथम है, तो अगर मैं इसका जो यहाँ पे एनालिसिस करूंगा तो जब, क्योंकि अभी मैंने इस केस में इसका कोड कन्वर्ट नहीं करा है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो इस स्टेज पे अगर जब मैं एनालिसिस करता हूं अपनी तो उसको मैं प्रायर एनालिसिस कोड बोलता हूं। और पोस्टीरियर एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एनालिसिस ऑफ द प्रोग्राम। मतलब कि एक्चुअल कोड जब मैंने लिख दिया है उसके बाद जब मैंने उसको रन कर लिया है तो रन करने के बाद जो मेरा टाइम निकल के आया है उसको मैं बोलता हूँ एक्चुअल रनिंग टाइम। और उस टाइम पे जो मैं एनालिसिस करूंगा वो मेरी पोस्टीरियर एनालिसिस कहलाएगी। लेकिन पोस्टीरियर एनालिसिस हमेशा मेरी प्रोग्राम की होगी, एक्चुअल कोड की होगी, और प्रायर एनालिसिस जो है मेरी हमेशा एल्गोरिथम की होगी। और हम इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर प्रायर एनालिसिस ही करने वाले हैं। ठीक है। अब वो एनालिसिस के लिए हमारे पास एक मेथड, जो मैंने यहाँ पे बोला कि हमको एक जनरल मेथड चाहिए होता है अपने प्रोग्राम को एनालाइज करने के लिए। उसी एनालाइज करने के लिए हमारे पास 2 मेथड अवेलेबल होते हैं। एक होती है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एक होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। कि एक एल्गोरिथम को एनालाइज करने के लिए हमारे पास टूल या मेथड तो होना चाहिए, वो मेथड ही होता है हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब कि अगर आपको 2 से 3 एल्गोरिथम्स को दे दी जाए और आपको उनको एनालाइज करना हो तो आप किसके बेसिस पे एनालाइज करोगे कि कौन सा पर्टिकुलर एल्गोरिथम अच्छा है और कौन सा पर्टिकुलर एल्गोरिथम गंदा है? तो उसको ही नापने के लिए आप 2 यहाँ पे हम मेथड्स यूज करते हैं, एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? इट इज द अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन बाय द प्रोग्राम। की अप्रोक्सीमेट टाइम हमारा वो प्रोग्राम कितना लेगा या ले चुका है। ठीक है। वैसे तो
यहाँ पे कितना प्रोग्राम वो लेने वाला है, क्योंकि हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे प्रायर एनालिसिस के बेसिस पे निकालेंगे, मतलब कि एक्चुअल कोड लिखने से पहले एल्गोरिथम जो हमने लिखी है उसको एनालाइज करने के बेसिस पे हम यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि अप्रोक्सीमेट टाइम हमारा प्रोग्राम जो है वो कितना लेगा जो हमने एल्गोरिथम लिखी है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि अप्रोक्सीमेट स्पेस कितना लेने वाला है हमारा प्रोग्राम अगर हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं तो। लेकिन यहाँ पे हम जो मेजर केसेस के अंदर जो हम जिस मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं किसी भी एल्गोरिथम को एनालाइज करने के लिए, वो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का यूज करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्पेस की इतनी कमी नहीं है, हमारे पास जीबी, टीबी, पेटाबाइट, डेटाबाइट्स के अंदर मेमोरी आ चुकी है। लेकिन इस जबकि हमको पता ही है कि हमारे लाइफ के अंदर टाइम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज से, इसलिए कंप्यूटर साइंस के अंदर भी हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ज्यादा प्रेफर करते हैं, और किसी भी पर्टिकुलर एल्गोरिथम के अंदर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को पहले प्रेफर करते हैं और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा बाद में प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर और इस सब्जेक्ट को हम आगे लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।